अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ुहैब मंशा। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2026-27 का 18,000 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश कर दिया है। इस बजट को लेकर किस हद तक आवाम को रिलीफ मिलेगा और किस हद तक ताजर कम्युनिटी को, ताजरों को रिलीफ मिल सकता है, इसी हवाले से आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के ताजरों की राय, मुतालबात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है और कराची से एक बड़ा रेवेन्यू कौमी रेवेन्यू में जमा होता है। इसी हवाले से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजरों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस बजट में वो अपने लिए क्या खुशखबरी देख रहे हैं और क्या चैलेंजेस देख रहे हैं। इस बजट में कुछ शोबाजात में टैक्स कम किया गया है और कुछ शोबाजात में टैक्स को बढ़ाया गया है। जहां कम किया गया है उनमें से सैलरीड क्लास के ऊपर एक बड़ा बर्डन था टैक्स का, जो कि तनख्वाहदार तबका था, उसके ऊपर डायरेक्ट उसकी तनख्वाह आने से पहले टैक्स काट लिया जाता है। कुछ स्लैब्स के ऊपर इस माली साल बजट में उस टैक्स की शरह को कम किया गया है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का शोबा हमने देखा है कि गुज़िश्ता कई सालों से बिल्कुल वो जमा हुआ था, रुका हुआ था, तो कंस्ट्रक्शन के शोबे के ऊपर भी टैक्स को कम किया गया है। इसके अलावा बड़ी कंपनीज, बड़ा मुनाफा कमाने वाले ग्रुप्स के ऊपर एक सुपर टैक्स आयद किया जाता था, उस सुपर टैक्स को भी इस बजट में कम किया गया है। इन सारे जो रिलीफ दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ जगहों पर टैक्स को बढ़ाया गया है। फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसकी मालियत 2 करोड़ से ज़ायद होगी और वो गाड़ियां जो 2000 सीसी से 3000 सीसी तक हैं, उनके ऊपर भी जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसको बढ़ाया गया है। लेकिन अलबत्ता जो इलेक्ट्रिक बाइक्स, रिक्शे, बसें और गाड़ियां हैं उनके ऊपर जो टैक्स पहले से अप्लाई हो रहा था वही शरह बरकरार रहेगी, यानी जो इलेक्ट्रिक बाइक्स, रिक्शे हैं वो मज़ीद महंगे नहीं होंगे। इन सारे जो टैक्स के हवाले से इक़दामात किए गए हैं बजट में, जो कुछ आया है, कराची की ताजर कम्युनिटी क्या देखती है, क्या समझती है, हमारे साथ आगे प्रोग्राम में मौजूद होंगे जो कि रज़ा साहब प्रेसिडेंट ऑफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ज़ुबैर मोतीवाला साहब कराची के ताजर लीडर हैं, और इसके अलावा जावेद बिलवानी साहब। इन सब से जानेंगे कि वो इस बजट को किस नज़र से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, और ये बजट क्या अवाम दोस्त और ताजर दोस्त है या नहीं। हमारे साथ चलिए। हमारे साथ मौजूद है जनाब रज़ा साहब। रज़ा भाई, बहुत शुक्रिया। और बजट पेश हो चुका है, आपने भी स्पीच सुनी होगी वज़ीर ख़ज़ाना साहब की। आप क्या समझते हैं कि जो रिलीफ़ दिया गया है, बिलखसूस जहाँ जहाँ रिलीफ़ की बातें की गई हैं, और इसके अलावा कि आपने भी कुछ मुतालबात किए होंगे, कराची चैम्बर्स के भी मुतालबात होंगे, कराची की ताजिर कम्युनिटी के भी मुतालबात होंगे, तो उनको किस हद तक जो है वो माना गया है या कोई रिव्यू किया गया है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, बजट में जो इस वक्त बिजनेसमैन का या कराची चैम्बर का जो मौक़िफ़ है, ये काफ़ी मिक्स्ड बजट है। इसमें चंद चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं जिनका आपने भी जिक्र किया। सैलरी क्लास पे टैक्स कम होना, 400 से ज़्यादा इंपोर्ट लाइंस पे कस्टम टैरिफ जो है वो कम होना, और दूसरी इन्होंने जो चीज़ें, जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की जो बात हो रही थी ना, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हमको कोई ख़ास इसमें नज़र नहीं आई। इन्होंने कहा कि जी हमने वो जो इनकम टैक्स है एक्सपोर्ट का वो 2% से घटा के 1.25 कर दिया है, लेकिन इसमें समझने की चीज़ ये है कि वो 2% में 1% होता था मिनिमम टैक्स और 1% होता था एडवांस टैक्स, जो कि एडजस्टेबल होता था। अब इन्होंने एडवांस टैक्स तो हटा दिया, लेकिन जो मिनिमम टैक्स है उसको उन्होंने 1% से बढ़ा के 1.25% कर दिया। तो आप ये समझें कि जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे थे कि हमने 0.25 एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज या एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड ख़त्म किया था, वो समझ लें एक तरह से वापस ही एक्सपोर्टर पे नाफिज हो गया है। तो हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की कोई बात नज़र नहीं आई। दूसरा देखें, मुल्की मईशत इंडस्ट्री से चलती है। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूटिलिटीज़ का एक्सपेंसिव होना। इन्होंने बजट में बात तो की है कि उस पर कुछ इनका लाए अमल चल रहा है, लेकिन उसकी डिटेल्स मौजूद नहीं हैं कि किस तरह ये इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करेंगे कि वो इंटरनेशनली कंपेटिटिव हो सके। देखिए, इंडस्ट्री अगर इंटरनेशनली कंपेटिटिव होगी, इंडस्ट्री चलेगी, अपनी कैपेसिटी या उसके ऊपर चलेगी, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, उससे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। जब तक इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती, तब तक हम ना IMF से बाहर निकल सकते हैं, ना हम एक ICU से स्टेबिलिटी की तरफ आए हैं।
स्टेबिलिटी से ग्रोथ का जो हमारा सफ़र है वो बगैर एक्सपोर्ट्स के पॉसिबल नहीं है। अच्छा रज़ा भाई, आप भी एक्सपोर्ट के बिज़नेस से वाबस्ता हैं, तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ज़ाहिर एक्सपोर्ट होगी, तो तभी जब एक्सपोर्ट होगी इससे मुराद है कि यहाँ पर कारखाने लगेंगे, फैक्ट्रीज लगेंगी। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इस बजट में आपको कुछ नज़र आया? जैसा मैंने कहा, देखिए जी, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए देखें हमारी लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान की टेक्सटाइल्स है। इस वक्त उसके लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है। तो जब तक उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं की जाएगी, तब तक वो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे कंपेटिटर से कम्पीट नहीं कर सकती है। अगर वो कम्पीट नहीं करेंगे तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकती है? फिर दूसरी हमारी बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो IT की है। ये बहुत खुशाइन बात है कि IT की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, उसको मज़ीद फ़रोग देना चाहिए। उसको फ़रोग देने के लिए वाहिद सेक्टर जिसके एक्सपोर्ट को फ़रोग देने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बात की वो IT था। हम इसको बहुत खुशाइन समझते हैं कि उन्होंने उस पे जो फाइनल टैक्स था उसको मज़ीद 3 साल के लिए एक्सटेंड किया। फिर एग्रीकल्चर आ जाता है। देखिए, एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट सिर्फ तब बढ़ सकती है जब आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस चेंज हो, जब आप अपनी यील्ड्स बढ़ाएं, जब आप अपनी यील्ड पर हेक्टर बढ़ाएं, जब आप ऑटोमेशन की तरफ जाएं, जब आप मज़ीद एडवांस टेक्नोलॉजी अपने एग्रीकल्चर में यूज़ करें, तब आपकी एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। यही चंद शोबात हैं इसमें। जैसा मैंने कहा, सवाए IT के सेक्टर के अलावा किसी और सेक्टर में हमें अभी तक डिटेल डॉक्यूमेंट आने तक हम इसको हतमी नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक उनकी स्पीच से हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि एक्सपोर्ट की दूसरी इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग मिलेगा। जो बड़े बड़े मुतालबात थे, क्या वो माने गए हैं, और आपकी तरफ से क्या मुतालबात थे वफाकी हुकूमत को इस बजट में? देखिए जी, हमारा एक मुतालबा था कि एक्सपोर्टर को फाइनल टैक्स रिजीम में लाया जाए। उन्होंने उसको पूरी तरह अकोमोडेट नहीं किया। दूसरा हमारा मुतालबा सुपर टैक्स ख़त्म करने का था, जो उन्होंने डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट किया। फिर हमारा बड़ा मुतालबा सैलरीड क्लास के लिए रिलीफ था, उसको भी उन्होंने कुछ हद तक एक्सेप्ट किया। अब इसमें देखना ये है कि उन्होंने 20 लाख से ऊपर वाले पे तो कर दिया है, लेकिन नीचे वाले स्लैब्स को उन्होंने किस तरह किया है, मिनिमम टैक्सेबल सैलरी की लिमिट क्या रखी है। अगर आप मिनिमम सैलरी की जो लिमिट है वो बढ़ाते हो, तो आपको टैक्सेबल स्लैब भी बढ़ाना चाहिए कि मिनिमम टैक्सेशन कितने पे शुरू होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये डॉक्यूमेंट आने के बाद ही पता चलेगा, डिटेल डॉक्यूमेंट के बाद, कि इसमें एक्चुअली क्या हुआ है। हमारी चंद इंपोर्ट लाइंस पे कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी कम करने की भी मुतालबात थे, वो भी लग रहा है जैसे पूरे हुए, लेकिन जब तक उन 400 आइटम्स की डिटेल ना आए तब तक हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, जो वफाकी वज़ीर ख़जाना कह रहे थे कि कोशिश इन्होंने की है कि इंपोर्टर के दरमियान या टैक्स पेयर और कस्टम ऑफिसर्स के दरमियान, जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसके दरमियान कम से कम जो है वो रब्ता हो, कम से कम इंट्रैक्शन हो। तो क्या आप समझ रहे हैं कि एक इससे पहले फेसलेस सिस्टम भी जो है वो बनाया गया था, तो इसके कोई फ़ायदे हासिल होंगे? देखिए जी, अभी तो लाइक आई सेड उसकी मोडालिटीज़ पूरी सामने नहीं आई हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें FBR के ऑफिसर का कोई इनपुट नहीं है। पहले तो ये चीज़ समझने की चीज़ है, FBR भी डेटा डालेगा और उसको टैक्स पेयर के डेटा से कंपेयर किया जाएगा। हम ये कहते हैं कि मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन होना चाहिए विद अ गुड सिस्टम, और जो भी ऑटोमेशन की तरफ सिस्टम जाएगा वो बेहतरी की तरफ आएगा। हम हर किस्म के ऑटोमेशन सिस्टम को प्रमोट करते हैं, लेकिन जब तक इसकी मोडालिटीज़ पूरी सामने नहीं आ जाती, क्या ये कामयाब होगा नहीं होगा, अच्छा है नहीं है, इस पे मोडालिटीज़ आने के बाद ही कमेंट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया रज़ा भाई, बता रहे थे कि किस हद तक इनको तहफ़्फ़ुज़ात और किस हद तक वफाकी बजट के अंदर इनके मुतालबात को माना गया है। अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ कराची के दीगर ताजर अनमा मौजूद होंगे, जिनमें ज़ुबैर मोतीवाला हैं, जावेद बिलवानी साहब, और उनसे जानेंगे कि कराची की बिज़नेस कम्युनिटी इस बजट को किस तरीके से देख रही है, और क्या इस बजट के बाद अब मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, क्या एक्सपोर्ट बढ़ेगी, क्या सैलरीड क्लास के ऊपर जो टैक्स की शरह को कम किया गया है इससे किस हद तक जो परचेजिंग पावर है उसमें इजाफा होगा आम शहरियों में या फिर सैलरीड क्लास में। हमारे साथ रहिए, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जावेद बिलवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद भाई, जो छोटे दुकानदार हैं उनके ऊपर फ़िक्स टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह फ़िक्स टैक्स लगाने से क्या जो ताजर हैं क्या वो दे पाएंगे, और इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, टैक्स नेट में तो सबको आना चाहिए, और मैं तो यूँ कहूँगा कि इनडायरेक्ट तो टैक्स सब दे रहे हैं, वो लोग भी दे रहे हैं जिनको देना नहीं चाहिए। इस मुल्क की बदकिस्मती है, मेरे यहाँ और आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं और मिनिमम वेज वाले हैं, उनके पास मोबाइल है तो मोबाइल में टैक्स दे रहे हैं, वो तो उसको रिफ़ंड तो नहीं मिलता। इस तरह कई चीज़ों में ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स लिया जा रहा है जो टैक्स के ज़िम्मे में आते ही नहीं है, समझे। क्योंकि अगर सब लोग टैक्स के ज़िम्मे में जो आने वाले लोग हैं उन सबको टैक्स नेट में लिया है तो इनडायरेक्ट टैक्स ख़त्म हो जाएगा।
डायरेक्ट। जिस तरह पेट्रोलियम लेवी लगाई जाती है वो तो सबके ऊपर इक्वल अप्लाई हो मैं जाती है यही ना, कि कह जो रहा हूँ। बाइक वाला है उसके ऊपर भी उतना ही लग रहा है जो बाइक गाड़ी के अंदर भी इन्होंने जो कहा था कि हम बाइक वालों को जो है पेट्रोल सस्ता देंगे, ये देंगे, वो भी किसी को मिला ही नहीं। वो हमने इनसे कहा था कराची चैम्बर ने, भाई आपके पास एक्साइज डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन है, आप वहाँ से निकाल लें, जिसके नाम पे बाइक रजिस्ट्रेशन है उसको पे चेक भेज दो, उनके घर का एड्रेस भी है आपके पास, आपको किस चक्कर में पड़ना है, आपके पास तो सब डेटा है और कंप्यूटराइज डेटा है। वो भी इन्होंने नहीं किया। ठीक है, मैं आपको बताऊं, टैक्स नेट में सबको आना चाहिए। हम कई सालों से कहते थे कि कमर्शियल जितने बिजली के मीटर हैं उनके एक बिल की लिमिट कर लें, उनके बिल की लिमिट करके, जैसे एग्जांपल थी 50,000 रुपये हमने लिमिट कर दी, इसका 50,000 रुपये बिल आ रहा है बिजली का, तो इसका मतलब 50,000 रुपये की बिजली यूज़ कर रहा है। अब तो महंगी हो गई, उस ज़माने में बिजली सस्ती थी, आज लाख रुपये का करने हैं। जब लाख रुपये का 12 लाख रुपये साल के बिजली के भर रहा है तो टैक्स नेट में नहीं है, उसको आप नोटिस देंगे भी तू NTN ले और तू टैक्स नेट में आ जा, और वरना तेरा बिजली का मीटर काट देंगे। कल ये सोलर लग जाएगा, छोटे विंड आ जाएंगे तो आप ये काम भी नहीं कर सकते। हम ये हमेशा कहते थे। अभी इन्होंने ये प्लानिंग किया था कि तमाम छोटे ताजिरों से मीटिंग की है, जो हमें इनके मिनिस्टर ने कहा, स्टेट मिनिस्टर ने, बिलाल अज़हर कियानी ने, कि ये सब एग्री हैं देने के लिए। हालांकि मुझे इन्होंने कहा था मैं आपको बताऊंगा, आपसे शेयर करेंगे, मगर आखिरी दिन मुझे दिया। मगर ये मुझे अगर शेयर करते तो हम इनको और तरीके बताते। देखो, आप तरीका वो ढूंढें कि लोग खुशी से टैक्स में आए। मसलन आपकी तरफ से क्या तरीका होता है? देखिए, जो बिज़नेस है, दुकान का साइज़ है, एरिया है, उस एरिया की क्या वैल्यू है, ये पूरा एक कागज़ बनाते हैं। फिर उस हिसाब से उस दुकान में कितना माल आता है, उसकी सेल कितनी है, उसका पूरा कैलकुलेशन करते हैं। फिर अलग अलग, जैसे मिनिमम वेज है, हमने वेज के अंदर भी एक सिस्टम बनाया था कि अगर ड्राइवर है उसकी कितनी होनी चाहिए। वो तो मिनिमम वेज तो जो है ले मैन की है ना, जिसके पास काम नहीं आता कोई, समझे। तो अब स्विंग मशीन का आदमी काम करता है, ऑपरेटर है, उसके हमने अलग अलग रेट बनाए थे। तो ये क्यों नहीं, ये गवर्नमेंट को ऐसा काम करना चाहिए। देखो, मेहनत करें। हमने गुल प्लाजा के अंदर मेहनत की, 1200 दुकानें थी, हमने 15 दिन के अंदर सबका डेटा बना दिया, और हमने पूरे कराची चैम्बर के जितने MC मेंबर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, हम सब मिल के लग गए 50-100 जाने। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध परेशान हो गई, इतनी स्पीड में आपने कैसे काम किया। हमने एक एक आदमी का डेटा बनाया, उसका शनाख्ती कार्ड, उसका FRC, ये फैमिली सब लिया, और उसकी दुकान का साइज लिया, उसकी दुकान के अंदर क्या काम करता था, उस काम में उस चीज़ की क्या मिनिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, उसकी इन्वेंट्री का पूरा डेटा निकाला। फिर उसके बाद उनको बोला वज़ू करो, कुरान उठाओ और इस पर रख के बताओ कि तुम्हारा। और बीच में फिर हमने जब इन्होंने बनाया, दिया, अपनी डिमांड की, तो हमने उस काम के एक एक्सपर्ट को बिठाया, हमारे आदमी बैठे, उस मार्केट के उस फ्लोर के एक आदमी को बिठाया, और हमने सिस्टम बना दिया। मैंने 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनियों को बुलाया और बोला कि हमारा सिस्टम चेक करें। उन्होंने आके, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी कौन सी, A क्लास कंपनी, उन्होंने आके ये कहा कि कराची चैम्बर ने जैसे काम किया ये हम भी नहीं कर सकते थे। मतलब आप कोशिश करें तो क्या नहीं होता यार, खुदा मिल जाता है। तो कराची चैम्बर ने पहले भी किया था, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी किया। आप एक्सपोर्ट क्या बढ़ती हुई देख रहे हैं इस बजट के बाद? देखो, क्या एक्सपोर्ट बढ़ेगी? पाकिस्तान के अंदर जो है ना 3-4 दफ़ा एक्सपोर्ट बढ़ी है, और 2 बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्सपोर्ट बढ़ी है ना, वो मैं कहता हूँ 25% और 28% है ना, ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट। पिछले साल से अगर 25% एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो आप हर 4 साल में, हर 3 साल में कहाँ पहुँच गए, 100% बढ़ा लिया आपने। तो आप तो 10 साल और 5 साल की बातें करते हो। मैं इनको कहता हूँ कि हमारे बड़े ये कहते हैं, अगर अपनी अकल ना हो तो किसी अक्लमंद के पीछे लग जाओ तो कुछ ना कुछ हासिल कर लोगे। आप वही पॉलिसी उठा लो जो टेक्सटाइल पॉलिसी हमने बनाई थी, उस पॉलिसी पे जब इम्प्लीमेंट हुआ तो एक्सपोर्ट आपकी 25% बढ़ी 2010-11 में। पॉलिसी को रोक दिया, फिर नीचे आ गए। कोविड के ज़माने में हमने इंडस्ट्री चलाई, सब चीज़ें की, उस टाइप की गवर्नमेंट को हमने समझाया, उन्होंने सब हमारी बातें मानी, बिजनेस कम्युनिटी की। 28% एक्सपोर्ट बढ़ी। आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं बढ़ी इतनी बड़ी एक्सपोर्ट। 13-14% 1-2 दफ़ा बढ़ी है, मगर 28 और 25% कभी भी नहीं बढ़ी। ये 2 दफ़ा बढ़ी। भैया आप देख लो, बिजनेस कम्युनिटी की बात नहीं सुनोगे। कराची चैम्बर जो है 54% एक्सपोर्ट करने वाले शहर का चैम्बर है, और 67% टैक्स देने वाले का शहर है। इनके लोगों को ऑन बोर्ड लो, ये फी सबीलिल्लाह आपकी हेल्प करेंगे।
आपसे तनख्वाह भी नहीं लेंगे और वो चीज़ें दिखाएंगे जिससे मुल्क का भला होगा। कराची की ताजर कम्युनिटी को क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं, किस तरह से ये बजट ताजर दोस्त और अवाम दोस्त हो सकता है। हमारा प्रोग्राम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जारी है। एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के ताजर रहनुमा ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर भाई, थैंक यू वेरी मच। वफाकी बजट आ चुका है और जब हम कल स्पीच सुन रहे थे फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर की, तो उस स्पीच से ऐसे ही मालूम हो रहा था कि जैसे सब अच्छा है। वो बता रहे थे कि एनर्जी सेक्टर में किस तरह से जो है वो हम जो है वो बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। वो बता रहे थे कि हमारी हुकूमत का तीसरा बजट है, लेकिन इससे पहले जो 2 बजट थे उसकी कंपैरेटिवली हमारा ये बजट बहुत बेहतर है। वो बता रहे थे कि पाकिस्तान में अब बड़े बड़े सरमायाकार आ रहे हैं। उन्होंने अली बाबा का जिक्र किया, उन्होंने अरामको का जिक्र किया और भी 2-4 बड़े ग्रुप्स का जिक्र किया, लेकिन ये नहीं बताया कि पाकिस्तान से कौन से बड़े ग्रुप्स या बड़ी कंपनीज जो हैं वो जा रही हैं या जा चुकी हैं। तो इस बजट को लेकर आप जो है वो इसको कैसा देख रहे हैं? और आज हमारे प्रोग्राम का भी यही मकसद था कि कराची चैम्बर से हम जानें कि कराची की बिज़नेस कम्युनिटी को क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे और इन तहफ़्फ़ुज़ात को किस हद तक उन्होंने सुना है, और जो जहाँ टैक्स की शरह कम की गई है वो किस हद तक बेहतर है, और जहाँ टैक्स लगाया गया है, बिलखसूस हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की भी बात करेंगे, वहाँ जो कम भी किया गया है, तो जो कम किया है वो किस हद तक बेहतर रहेगा, क्या आवाम के लिए ये दोस्त बजट साबित होगा? लेकिन सबसे पहली बात यह है कि ये जो बजट आया है, जो मैंने कल का जब इकोनॉमिक सर्वे सुना पूरा, उसके ऊपर डॉट टू डॉट मैंने उसको लिखा भी, सब कुछ लिखा, बड़े पॉजिटिव्स थे इसके अंदर, बहुत रोज़ी पिक्चर था। आप इसको देखें तो अगर उन्होंने तो जो बातें की, 9% जो है सेल्स बढ़ गई हैं मोबाइल फ़ोन्स की, 17% फर्टिलाइज़र की सेल्स बढ़ गई हैं, 49% जो है ना IT सेक्टर ने इम्प्रूवमेंट की है। ये सारी बातें, बहुत सारी बातें, और हमारा जो रिज़र्व है वो $17.1 बिलियन हो गए हैं और अगले माह में 18 बिलियन हो जाएंगे, विच इज़ कंफर्टेबल पोजीशन। इंटरनेशनली जो चाहिए होती 3 महीने के बराबर हमारे पास इंपोर्ट का बिल हो, वो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन थी। इसके बाद आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो एट द लोवेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, विच इज़ $258 मिलियन, विच इज़ नथिंग, ज़ीरो आप समझ लें उसको। और हमारा GDP के अंदर इजाफा भी हो गया, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई। अब ये सारी बातें जब हो गई तो मेरे पास एक सवाल मेरे दिमाग में आया, वो मैं आज भी आपके तवज्जुह से वज़ीर ख़ज़ाना से भी करता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फिस्कल स्पेस आ गया है, ठीक है। आपके पास अभी ऐसी साजगार माहौल आपके पास है कि आप अब दूसरे उन शोबों पर तवज्जो दें जहाँ हमें ज़रूरत है, जिससे पाकिस्तान की तरक्की का इन्हिसार है। हम क्या उन आज जो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो किस वजह से हैं? क्या इंडस्ट्री ने परफॉर्म किया इस वजह से हैं, या क्या लोगों ने कोई टैक्सेस ज़्यादा दे दिए इसकी वजह से हैं? ये जो है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सब रेमिटेंसेस की बात है। 40 बिलियन से ऊपर के जब अब रेमिटेंस हो गया और 32-33 होता था, तो 6-7 बिलियन आपका अगर बढ़ गया तो कंफर्टेबल पोजीशन हो गई। उस कंफर्टेबल पोजीशन को हमको नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि जितने $250 मिलियन का लोगों का मुल्क है ये, इसको हम हर एक आदमी को रोज़गार देना है। यहाँ 3.25% से आबादी बढ़ रही है। इसका मतलब एवरी ईयर यू गेटिंग दोज पीपल जो कि जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो आप एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, दे करेंगे। उसके लिए इस बजट में मुझे जो है ना कुछ ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आई। एक सवाल ज़ुबैर साहब यहाँ पर ये है कि जो टैक्स की शरह है, हम इस पर सिगरेट इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लेते हैं। उसके ऊपर जो टैक्स की शरह है, जो 2 साल पहले था वो फ़ी केजी था 2500 रुपये टैक्स, फिर इस वक्त वो है 1 साल पहले था 80,000 रुपये। यानी इससे मुराद ये है कि आपने एक इंडस्ट्री के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है कि वो काम अब लोकली इंडस्ट्री लगाने की बजाय वो स्मगल्ड होकर आ रहा है। यानी इस वक्त भी हमें वही सिगरेट है, वही सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। और इसके ऊपर हाजा आसफ साहब ने भी बड़ी आवाज़ उठाई थी कि जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इस तरह टैक्स, और सिर्फ ये सिगरेट इंडस्ट्री की बात नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिनके ऊपर टैक्स की शरह इस कदर ज़्यादा है कि वो बजाय इसके कि एक अलग से यूनिट लगे, वो स्मगल्ड होकर आ रहा है। इसकी एक एग्जाम्पल सिगरेट ये है। नहीं, मैं आपको बताऊँ, सिगरेट जो है ना वो दुनिया भर के अंदर, अगर आप दुबई चले जाएँ तो जो पैकेट यहाँ 100 रुपये का है मिसाल के तौर पर, तो वहाँ 300 रुपये का है। अगर हम इंग्लैंड चले जाएँ तो वही पैकेट 600 रुपये का है। इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ टैक्सेस। टैक्स तो मिलता ही है गवर्नमेंट को उससे, और वो ज़ाहिर इनका मेन रेवेन्यू स्ट्रीम है, लेकिन वो इस वजह से लगाया जाता है कि इट इज़ हेल्थ हैज़र्ड है इसके अंदर, लेकिन वो अनहेल्दी है, हेल्थ हैज़र्डस है, आपके कैंसर के प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी आड़ में सारी दुनिया के अंदर इन चीज़ों पे टैक्स होता है। बाकी चीज़ों की हम बात करें तो टैक्स तो वहाँ है, यहाँ नहीं है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से 80,000 की है, इसको 1,60,000 भी कर दें, लेकिन साथ ही साथ स्मगलिंग के जो विंडोज़ हैं उसको बंद करें, और उसको बंद होने चाहिए। अगर आपको स्मगल करके वही या उसी नौयत
रुपये का सिगरेट अगर मिल जाता है तो फिर तो ये सारी एक्सरसाइज तो फ्यूटिलिटी है। आप 80,000 करके 100 रुपये कम बनाते हैं और जब 25,000 था और आपको 150 रुपये मिलते थे तो कौन सा अच्छा है? 150 रुपये वाला अच्छा है। और हमारी सिगरेट भी थी, हमारी इंडस्ट्री भी चलती थी। ये जो चीज़ें इसको देखने का इस बजट में मेरे ख्याल से तो कोई बनता नहीं कि हम उसके ऊपर बात करें। हमें इसको बात उस पर करनी चाहिए जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। आज हमारा सबसे बड़ा अलमिया हमारी एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना है। मेरी नज़र में इससे बड़ा कोई मसला इस वक्त मुल्क में नहीं है। अगर आप इसको देखें, अगर इसको बढ़ाने के लिए क्या करें, कोई सवाल है क्या करें? अच्छा भाई क्या करें? अब अगर क्या करें का जवाब ये है कि आज आपको सर्वे करना चाहिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स का, कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स की कैपेसिटी कितनी है। अगर वो 100 यूनिट मैन्युफैक्चर कर सकता है तो कितना कर रहा है? 70 कर रहा है, 60 कर रहा है, 50 कर रहा है। और वो 70, 50, 60 कर रहा है तो क्यों कर रहा है? वो जो बंद हो गया वो क्यों बंद हो गया? नई इंडस्ट्री वो क्यों नहीं लगी? इन सवालों के जवाबात हमको ढूंढने हैं। वो जवाबात ढूंढने चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर को, उसकी टीम को, कि भाई ये क्यों बंद हुए। तब जब आप इसको देखेंगे, और मैं तो ये भी ऑफ़र करता हूँ कि आप जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, गर्जी है, मैसीज है, कोटेक्ना है, SGS है, बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं जो कि ये काम करते हैं। आप सर्वे करें, उनको दें काम और उनको कहें कि कॉस्ट कंपैरिजन चार्ट बनाएं कि हमारे जो 6 मुल्क हैं, हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया और श्रीलंका, ये 6 तकरीबन जो है ना इस वक्त है। आप 6 के 6 की कंपैरिजन बनाएं। खैर कंबोडिया और वियतनाम तो बहुत दूर चले गए। इन चीज़ों के कंपैरिजन बना लें, फिर आप देखेंगे हमारे यहाँ पर केजी, हमें टेक्सटाइल इसलिए बात करता हूँ कि 60% टेक्सटाइल, पर केजी ऑफ अ टेक्सटाइल प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आती है, उसकी कॉस्ट कन्वर्जन, इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी है 1 केजी पे, 1 केजी पे गैस की कॉस्ट कितनी है, 1 केजी पे लेबर की कॉस्ट कितनी है। इनको आप अगर आप देखें, और बाकी हमारा जो पीयर ग्रुप है जो हमसे हमने जो कंपैरिजन करना है उनको देख लें, फिर आप हमसे बैठ के बात नहीं भी करेंगे, आप खुद ही उसके फैसले कर लें। अगर हमारी कॉस्ट कम है तो आप और बढ़ा लें। लेकिन आप सर्टनली, I have not seen a country anywhere, not into my knowledge, where you're selling electricity, where you're selling your energy at higher than the cost price. कॉस्ट प्राइस से लोग कम करते हैं कि हम WTO को डिफीट करेंगे और हमारी कॉस्ट को सब्सिडाइज करेंगे ताकि हमारा माल ज़्यादा बिक जाए। वो काम बांग्लादेश कर रहा है, हम उसका उल्टा काम कर रहे हैं। हमने उसके ऊपर हमने डोमेस्टिक को और फर्टिलाइज़र को और बाकी सेक्टर्स को सब्सिडी देने के लिए क्रॉस सब्सिडाइजेशन का अडॉप्ट किया हुआ। आपको चाहिए कि SNGPL SSGC को 2 कंपनियों में तकसीम कर दें, एक इंडस्ट्रियल और एक अदर देन इंडस्ट्रियल। आपको सारी चीज़ों को पता चल जाएगा। और कॉस्ट टू कॉस्ट भी अगर आप इंडस्ट्रियल वाली कंपनी को देंगे वो इतना बड़ा नफ़ा करेगी। तो बात तो ये है कि हमारा डायरेक्शन हमने मुतय्यन करना पड़ेगा। हमारा डायरेक्शन क्या है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट नौकरियाँ नहीं दे सकती, नौकरियां देगा प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर जब देगा जब आप उसको कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मुहैया करेंगे, एनेबलिंग एंड कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अच्छा ज़ुबैर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक जिक्र किया था कि हम टैक्स पेयर और जो टैक्स ऑफिसर है, कस्टम ऑफिसर है, उसके दरमियान हम फासला जो है वो कम से कम रखेंगे, यानी इंट्रैक्शन नहीं होगी। और फिर उन्होंने इसमें आई थिंक उनका फेसलेस सिस्टम की तरफ जो है इशारा था। आप कराची में बैठे हुए हैं, कराची में आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त भी फेसलेस सिस्टम को बने हुए तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, तो क्या इस वक्त कराची की बिजनेस कम्युनिटी हैप्पी है विद FBR या विद कस्टम ऑफिसर, या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? फेसलेस सिस्टम से बहुत फ़ायदा हुआ है और फेसलेस सिस्टम को होना चाहिए, ऑटोमेशन पे हमको और जाना चाहिए। लेकिन जहाँ आप ये जब बात करते हो, आज जो वज़ीर ख़ज़ाना ने बात की, जो 3 सिस्टम्स वो लेके आ रहे हैं, इनकम टैक्स में भी और कस्टम्स में भी और सारी जगह पे, उसके अंदर आप देखें तो जो उन्होंने एक बात कही कि डेटा जो है एक FBR फीड करेगा और एक डेटा अपना डेटा क्रिएट करेगा पास्ट हिस्ट्री ऑफ द टैक्स पेयर से। वो अगर वो जो फीड कर रहा है और जो ये आएगा उसको कंपैरिजन करेगा AI यानी कंप्यूटर, और उसको सर्टेन करेगा कि FBR का क्लेम ठीक है या मेरा क्लेम ठीक है। अब इसको तो हमारी जो है ना उसमें अभी मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया, उससे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब वो FBR वाले कर रहे हैं वो करते इसके लिए हैं कि उनके साथ कोई बैठ के वो हो जाए कामकाज। तो बात यह है कि हमको ये इसको देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखें तो एक अभी जो इन्होंने जो बात की है कि जी हम इसको फेसलेस भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप दूसरी तरफ हमने अभी प्राल जो है हमने मुबारकबाद भी दी, आपने सुना होगा जब भी हमने कर रहे थे कि प्राल के मरकज़ कराची चेंबर ने एक इशू उठाया प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर ने इसको ऑर्डर दिया और 1 हफ्ते के अंदर इसको ऑन हो जाए। आज ऑन हो गया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कि दिस इज़ अ वंडरफुल जॉब वी इज़ डन। और ये पराल का उससे नहीं होना, जहाँ 54% एक्सपोर्ट हो रहा हो नहीं सकता था, वो कर दिया उन्होंने। लेकिन
आपकी वो वाली बात को यहाँ मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर फिर वही बात कर रहे हैं कि जी आप कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, डिप्टी कमिश्नर को करेंगे, कमिश्नर को करेगा, वो प्राल को फॉरवर्ड करेगा। फिर प्राल का ऑफिस की क्या ज़रूरत थी? सिर्फ इस्लामाबाद ही कम हो गया ना, बाकी तो कोई चीज़ कम नहीं हुई। प्राल को हम खुद करेंगे फॉरवर्ड। वाई वी नीड ब्यूरोक्रेसी? प्राल तो हम गलतियां ठीक करने के लिए, प्राल को हमने ये नहीं कहा कि कोई हमारा टैक्स कम कर दो, टैक्स बढ़ा दो। कभी हमने कोई गलत फीडिंग कर दी है कंप्यूटर में, तो प्राल वो परमिशन को खोल देता है कंप्यूटर को कि अच्छा ये इस फोर्टनाइट की या इस महीने की जो आपको एंट्री ठीक करनी है उसको आप ठीक कर लें। वो ठीक करता है, फिर हम उसको ठीक करके आगे चला देते हैं। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। अब ये कि इसके बीच में यहाँ भी ब्यूरोक्रेसी तो नहीं होनी चाहिए। इसके प्राल को हम डायरेक्ट हम फीड करें या कराची चैम्बर को अथॉरिटी दे दें कि जो आता है उसके ऊपर उतना लेटर होगा अटैच और प्राल उसको ठीक कर देगा। तो चलो उसका मकसद हल हुआ। फिर आप उस चैनल के थ्रू लेके जाएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा ज़ुबैर भाई, जो छोटे ताजरों के ऊपर फिक्स टैक्स लगाया जा रहा है, इसको अप्लाईएबल कैसे होगा, प्रैक्टिकली कैसे होगा? फॉर एग्जांपल कि एक ताजर जो यहाँ खारादर में या ये चुंदरीगढ़ में बैठा हुआ है और एक छोटी दुकानदार है जो कि दादू में या ठट्ठा में, तो वो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो ये एप्लीकेबल आपको नज़र आ रहा है कि क्या ये एप्लीकेबल है? इस सेल के ऊपर दिया है ना जी कि 20 करोड़ की सेल हो तो ही उसके एप्लीकेबल है। तो 20 करोड़ की सेल नहीं है तो वो तो वैसे ही आउट है ना, वो तो कर ही नहीं सकता। जो वहाँ बैठे है ठट्ठा में 20 करोड़ की सेल तो नहीं करता। तो इसलिए वो उन्होंने एक उसके अंदर लगाई है और ये उन्होंने काफ़ी ताजिर कमेटियों से मीटिंग की है। हमें भी ये जो अभी आज जो बता रहे थे वो पेपर हमें भी भेजा था, उसको हमने भी स्टडी किया है। और मैं समझता हूँ कि देखें ये जो है एप्लीकेबल समझते हैं। मैं समझता हूँ अगर हैरेसमेंट का एलिमेंट कम हो जाए, वो कह रहे हैं जी बार कोड लगा होगा और वो तख्ती लग जाएगी तो कोई आएगा नहीं, और मिनिमम टैक्स 25,000 होगा। ये मिनिमम 25,000 है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। वो कहेंगे जी मैं उसको करेगा जी मेरा 24,000 बनते हो, बोलता है मुझे नहीं जानता हूँ, तुम्हारा 30,000 बनता है, नहीं तो मुझे पैसे दो। इसको इस मैकेनिज्म को भी थोड़ा सा दोबारा ये ठीक होगा। देखें ये एक नई स्कीम है, ये कई सालों से गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। इस चेंबर में बैठकर हमने सारे ताजिर लोगों की मीटिंग करवाई है। जब मिफ्ता इस्माइल साहब प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, इससे पहले मन्नान साहब थे, उनके साथ बैठ के हमने सारी मीटिंगें कर रहे थे। सब पैचअप होता है, फिर इसके बाद एक तंजीम मानती है, दूसरी तंजीम नहीं मानती, तो वो बेल जो है ना मुंडे चढ़ती नहीं है। तो बात ये है कि उसको ये भी एक अनाउंसमेंट है, अल्लाह करे ये हो जाए और सबको टैक्स देना चाहिए इस मुल्क के अंदर। वज़ीर ख़जाना को आप एलिजिबल कैपेबल समझते हैं कि हाँ जी वो चाहते हैं और वो कर भी सकते हैं? एक ये भी तो इशू है। देखें दोनों अलग अलग बात है। हाँ। केपेबल और एलिजिबल ये दोनों अलग चीज़ है। ही इज़ केपेबल, ठीक है। ये जो बजट उन्होंने बनाया, बाकी जब हम इनसे बात करते हैं तो ही इज़ केपेबल पर्सन और लर्नड आदमी है। अब उसको इम्प्लीमेंट करवा सकना या नहीं करवा सकना, ये एक बिल्कुल दो मुख्तलिफ बातें हैं, इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा, जैसे सुपर टैक्स में कमी की गई है, आप क्या समझते हैं कि फ़ॉरेन सरमायाकारी आ नहीं रही अभी तक, एक बड़ा चैलेंज है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो कैसे यहाँ पर आएंगे, कैसे अट्रैक्ट होंगे? देखिए जब तक मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा फॉरेनर नहीं आएगा। लोकल इन्वेस्टर जो है ना वो इन्वेस्ट करेगा। आप अगर किसी मुल्क में जाते हैं तो देखते हैं ना इतनी लोकल लोग हैं, फिर इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर लोकल इन्वेस्टर नहीं करे, इसका क्या मतलब है कि लोकल इन्वेस्टर गवर्नमेंट से खुश नहीं है, या माहौल ठीक नहीं है, या प्रॉब्लम्स हैं, या नफ़ा नहीं है। ये सारी चीज़ें, और तो कुछ नहीं ना। ये चीज़ें आदमी देखता है कि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अब मुझे बताएं, जब मैं लोकल पाकिस्तान वाला अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो बाहर वाला कैसे करेगा? इसका जवाब यही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आ सकती है पाकिस्तान के अंदर, बहुत पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड कि आप लोकल इन्वेस्टर्स के मसाइल को पहले हल करें। अभी तक इस बजट में आपको कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ नज़र नहीं आई कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टर आए या पाकिस्तानी इन्वेस्टर ही ज़्यादा इन्वेस्ट करें? अभी तक तो इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स हैं। कुछ हैं जिसके अंदर सुपर टैक्स का कम होना है और सुपर टैक्स का 50 करोड़ तक ख़त्म होना है, और टैक्स आप कंस्ट्रक्शन के ऊपर टैक्स कम होना है, फिर FBR का और टैक्स पेयर का और टैक्स कलेक्टर का जो है ना राब्ता कम होना है। ये चीज़ें हैं, लेकिन इससे नहीं होता। देखें इन्वेस्ट वहाँ करता है जहाँ मुझे पैसे बचते हो। मुझे पैसे नहीं बचते, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता। गवर्नमेंट को समझने की सिर्फ इतनी सी बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। इंडिया के अंदर मैं जो पॉलिसी पढ़ रहा था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि अगर एक सेक्टर है, उस सेक्टर के अंदर मिसाल के तौर पर 20 बड़े यूनिट हैं, मैं बड़े सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, इसमें से 15 यूनिट जो हैं वो बिल्कुल नफ़ा कर रहे हैं, 5 यूनिट जो है ना वो नफ़ा नहीं कर रहे और वो प्रॉब्लम में है। तो वहाँ एक्सपर्ट्स की टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजती है कि भाई आपके
कोई जो है ना फ्लो के अंदर प्रॉब्लम है, आपकी सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपका मॉडल ऑफ मार्केटिंग, मॉडल ऑफ बिजनेस ठीक नहीं लगता हमें, हम उसको ठीक करते हैं, तो उसको वो सारा कुछ समझते हैं और उसको ठीक करते हैं, उनको एडवाइजेस करते हैं कि भाई आप इस वजह से नफ़ा नहीं कर रहे, आपको नफ़ा करना चाहिए, सारे सेक्टर आपको नफ़ा कर रहे, आप नहीं कर रहे, इसका मतलब आपके मॉडल में प्रॉब्लम है। ये एटीट्यूड है ना, ये हमें चाहिए ना, हमको ये बताएं कि भाई ये टेक्सटाइल सेक्टर क्यों नहीं कर रहा। जब वो आएंगे हमारी चीज़ें देखेंगे, ऑटोमेटिक उन्हें समझ आएगा ये नहीं हो रहा। जब 15 जगह से एक ही चीज़ नज़र आएगी तो सेक्टर ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ ज़ुबैर मोतीवाला भी मौजूद थे और इससे पहले हमने कराची के दीगर जो ताजर थे उनसे भी बात की और जानने की कोशिश की कि इस साल माली साल 2026-27 का जो बजट पेश किया गया है, इस बजट में आवाम का क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा बर्डन सैलरीड क्लास के ऊपर था, जो कि हमारे टैक्स रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा था जो कि सैलरीड क्लास पे करती थी, उसके ऊपर टैक्स की शरह को कुछ स्लैब्स के ऊपर कम किया गया है। उससे यकीनन एक फ़ायदा होगा, परचेजिंग पावर में इजाफा होगा। सुपर टैक्स जो कि बड़े ग्रुप्स और बड़ी कंपनीज़ के ऊपर आयद किया जाता था, उस सुपर टैक्स को कम किया गया है। इसके अलावा जो ईवीज़ हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जिसमें मोटरसाइकिल है, मोटर बाइक है, इलेक्ट्रिक रिक्शा है, गाड़ी है, उसके ऊपर वही पॉलिसी है जो कि पहले की पॉलिसी थी। हालांकि इससे पहले शायद यही तासुर था कि शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर टैक्स को बढ़ाया जाएगा, लेकिन टैक्स को नहीं बढ़ाया गया। जहाँ टैक्स को बढ़ाया गया है वो 2000 से 3000 सीसी की गाड़ियाँ हैं जो कि दरामदी गाड़ियाँ, उनके ऊपर टैक्स की शरह को जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है। इसके अलावा 2 करोड़ से ज़ायद मलियत की जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी उसके ऊपर भी जो है वो इसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है। कंस्ट्रक्शन के शोबे में जो टैक्स है उसको काफ़ी हद तक कम किया गया है और इससे उम्मीद ये की जा सकती है कि अब कंस्ट्रक्शन के शोबा में एक बूम आ सकता है, बेहतरी आ सकती है। देखते रहिए प्रोग्राम बोल वीकेंड स्पेशल। अपने मेज़बान ज़मन को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए बोल वीकेंड स्पेशल विद ज़मन। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।